हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन और इस पर बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो अगर हमको पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है और व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज़, तो स्केलर quantities are those physical quantities which have only magnitudes but no fixed direction। जैसे अगर हम टाइम की बात करें, लेंथ की बात करें या फिर वर्क डन की बात करें, तो ये सब क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 जूल, 4 जूल, तो ये सब क्या हो गए, जैसे टाइम, डिस्टेंस और ये वर्क डन का यूनिट जो जूल होता है हम लोग जानते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटीज़ हो गया। तो इससे अगर हम बात करें लेंथ की, तो अगर लेंथ मेरा 1 मीटर है तो 1 मीटर सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड है, यानी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में 1 मीटर जा सकते हैं। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम लोग किसी भी डायरेक्शन में 1 मीटर तक जा सकते हैं। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे अगर हम किसी डायरेक्शन में, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया और अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिससे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। और जब हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का जैसे एग्जांपल हो गया फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर हमको डिफरेंस पता करना हो कि स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच हमको डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई लड़का कहता है कि सड़क पर एक कार जा रही है जिसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर पर आवर वो हो गया मेरा स्पीड, और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। कार या तो ईस्ट में जा रही है या वेस्ट में जा रही है या नॉर्थ में जा रही है या साउथ में जा रही है, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जब हमको फिक्स डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है, तो ऐसे क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज हो गया। तो जैसे हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं कार की, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटीज हो गया। अब उसी बात को अगर कोई दूसरा लड़का बोलता है कि कार 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की ओर जा रही है, तो उससे हमको पता चलता है कि कार का जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी वो वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसका एक फिक्स डायरेक्शन है। उसने जैसे बताया कि वो ईस्ट की ओर जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो शो कर रहा है। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे हम डिफरेंस पता कर सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। और वेक्टर क्वांटिटीज का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक उसका जो विशेषता ये है कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अगर कोई वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगा। यहाँ से हमने सीखा कि कैसे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बीच डिफरेंस को पता करें। तो हमें पता तो चल गया कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे
जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया फोर्स, तो उसके ऊपर एरो का साइन दिया जाता है। बहुत सारी किताबों में या बहुत जगह उसको बोल्ड फेस लेटर में लिखा जाता है, बट ये टाइम टेकिंग है क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये पेन से लिखने में थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं। जैसे एक्सेलरेशन पर हमने एक एरो का साइन लगाया है और फोर्स पे भी एक एरो का साइन लगाया है, बट ये जैसे एक वर्क डन हो गया, ये वर्क डन का सिंबल W हो गया और इस पे कोई एरो का निशान नहीं है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ हो गया। तो हम लोग यहाँ से भी देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटीज़ मेरा वेक्टर क्वांटिटीज़ है एंड कौन सा मेरा स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग वेक्टर्स के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पर ही बात करेंगे क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो मोशन इन ए प्लेन है। तो मोशन इन ए प्लेन पर मेरे जितने वेक्टर्स काम आ सकते हैं या जिन जिन वेक्टर्स का वहाँ पर यूज़ हो सकता है, हम लोग उन्हीं वेक्टर्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो लेट्स सी। यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर हम लोग उसको एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, के कैप का मॉड इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अगर हम लोग इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे रिप्रेजेंट करें x, y, z, तो x डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो करता है उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। y वेक्टर को जो इंडिकेट करता है वो यूनिट वेक्टर जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड z डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। कि किसी एक वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मेरा ए वेक्टर कोई एक वेक्टर हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए यूनिट कैप। तो यूनिट कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया एंड इसका डायरेक्शन हो गया ए कैप। तो किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्वांटिटी के ऊपर एक कैप लगाया जाता है। जैसे अगर आई कोई एक वेक्टर हो गया तो इसके ऊपर अगर हम लोग कैप लगाए तो ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। अब हम लोग बात करेंगे जीरो वेक्टर्स की। तो जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? तो जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है एंड उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। और हम लोग जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं या उसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। वेक्टर हो गया ए वेक्टर, अगर उनके पैरेलल कोई वेक्टर बी वेक्टर हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दोनों वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है एंड सेम नहीं भी हो सकता है। जैसे ये कोई एक वेक्टर पी वेक्टर हो गया एंड ये एक वेक्टर क्यू वेक्टर हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्यू वेक्टर से कम है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो उनको जरूरी नहीं कि वो वेक्टर सेम हो या इक्वल हो। पैरेलल वेक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव होना चाहिए या एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा हो। अब हम लोग बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो एंटी पैरेलल वेक्टर जस्ट ऑपोजिट टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जैसे अगर ये कोई वेक्टर हो गया ए वेक्टर एंड ये कोई अनदर दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, तो दोनों दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल।
तो दो दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी जाए तो भी दोनों वेक्टर्स अलग ही होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे वेक्टर्स की जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। जैसे कोई प्लेन हो गया एक्स एंड वाई प्लेन, तो इस प्लेन पर जितने सारे वेक्टर्स होंगे वो सारे कोप्लेनर वेक्टर होंगे, यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करते हो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। तो जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर्स का इक्वल होना, यानी उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना। तो जैसे कोई एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर एंड दूसरा कोई एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर्स, तो ए वेक्टर्स की जितनी लंबाई है बी वेक्टर की लंबाई उतनी ही है, तो दोनों की लंबाई बराबर है, इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि किसी वेक्टर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन भी एक ही ओर है, यानी दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए दो वेक्टर्स बराबर है। अगर हम लोग कोई दूसरा वेक्टर ले, जैसे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर्स भी इक्वल ही है, क्योंकि इनका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दोनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कोई अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर्स, यानी बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो गया। हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी अगर किसी वेक्टर को हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसे कोई एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर हो गया एंड कोई रियल नंबर लेमडा हो गया, तो लेमडा को अगर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स ए वेक्टर और पहले जो मेरा वेक्टर था ए वेक्टर, तो बाद में ये वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो किसी अगर वेक्टर्स को हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, और जब मैग्नीट्यूड मेरा चेंज हो गया तो वो वेक्टर भी बदल जाएगा, यानी जो मेरा पहले वेक्टर था अब एक नया वेक्टर मिलेगा और वो होगा लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। तो जैसे कोई एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, अब इसको अगर हम लोग लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो लेमडा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे अगर लेमडा को हम लोग मान लेते हैं 2, तो अगर ए वेक्टर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा, यानी यानी नया जो वेक्टर हमको मिलेगा वो इस वेक्टर का 2 टाइम्स होगा, यानी इसके 2 गुना होगा। तो ये कोई एक नया वेक्टर मेरा बन गया जो पहले वाला वेक्टर का 2 गुना हो गया। हम देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर को हम लोग किसी रियल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाता है और एक नया वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए या नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे कोई एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया और उसको अगर हम लोग माइनस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर करें तो वो हो जाएगा वेक्टर मेरा माइनस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा एंड डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी अगर पहले मेरा कोई वेक्टर ए वेक्टर था और माइनस लेमडा टाइम्स से हमने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो इसका वेक्टर हो जाएगा माइनस लेमडा ए वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदल जाएंगे। तो ये एक कोई नया वेक्टर बनेगा जो इस वेक्टर का लेमडा टाइम्स होगा एंड इसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो वेक्टर एडिशन का एक बहुत ही फेमस रूल है जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं और उसको हम लोग हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर्स से ऐड करने पर हमको कैसे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो मान लेते हैं किसी प्लेन पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। तो इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज किया जाता है, जिसमें किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड से ऐड किया जाता है या मैच किया जाता है, एंड जो पहला वाला वेक्टर होता है उसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मैच कराया जाता है। और ये जो एक वेक्टर हो गया इसको रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर बोलते हैं। और ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये जो मेरा आर वेक्टर बना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम हुआ, यानी आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ में हमें दो वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है, जिसमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड से मैच कराया जाता है एंड उसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मैच कराया जाता है। यानी इसमें हम लोग देखते हैं हेड टू टेल एडिशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको टू टेल मेथड भी बोल सकते हैं। वेक्टर एडिशन का एक और भी मेथड होता है जिसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। वो ट्रायंगल लॉ के इक्विवेलेंट ही होते हैं। हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया एंड ये कोई बी वेक्टर्स हो गया और दोनों कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। तो जैसे हमने ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स के कॉमन टेल को एक पॉइंट पर यानी किसी ओ पॉइंट पर मैच कराया गया। अब बी वेक्टर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई बी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए वेक्टर के लंबाई के बराबर होगा। तो दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट एस पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, ओ से एस को मिलाएंगे। तो ये कोई एक वेक्टर हो गया। मान लेते हैं इस पॉइंट का जैसे कुछ नाम हो गया P एंड ये कोई पॉइंट हो गया Q। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं OQ एंड PS का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। एंड अगर ये कोई वेक्टर है जो भी वेक्टर के पैरेलल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी बी वेक्टर ही हो गया। और QS इक्वल टू ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम लोग देख रहे हैं कि बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से मैच हुआ है और ए वेक्टर का जो टेल है वो बी वेक्टर के हेड से मैच हुआ है। तो ये एक वेक्टर हो गया जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के समेशन को शो कर रहा है। यानी अगर ये कोई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर हो गया तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो और हम लोग देख रहे हैं कि ओ पी एस क्यू ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, यानी ये ट्रायंगल लॉ को भी फ्लो कर रहा है या फिर ये ट्रायंगल लॉ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोथ आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया एंड ये कोई एक वेक्टर बी वेक्टर हो गया, तो इसका हमको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी वेक्टर को इन्वर्ट कर लेते हैं, यानी बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसका डायरेक्शन को हम ऑपोजिट में मान लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बी माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। और फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर।
इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल हम किसी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए किसी एक वेक्टर्स को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लेंगे और फिर दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो उससे हमको वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी एक वेक्टर्स को किसी दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी प्लेन पर तीन वेक्टर्स हैं, कैपिटल ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर्स। तो अगर हम लोग ए वेक्टर्स को स्मॉल ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स के टर्म में लिखना चाहे तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल ए वेक्टर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्मॉल बी वेक्टर के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने स्मॉल ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया OP एंड स्मॉल बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया PQ एंड OP एंड PQ को एक किसी पॉइंट पे मैच कराएं। मान लेते हैं ये अगर कोई एक वेक्टर है जो स्मॉल ए वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। सिमिलरली मान लेते हैं कि अगर ये कोई वेक्टर है जो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं म्यू बी वेक्टर, फिर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर। जहाँ हम लोग मान लेते हैं कि लैम्डा एंड म्यू कोई रियल नंबर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि OPQ कोई एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें OP वेक्टर का जो हेड है वो PQ वेक्टर के टेल से मैच कर रहा है एंड PQ वेक्टर का जो हेड है वो OP वेक्टर के टेल से मैच हो रहा है। और OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर का रिजल्टेंट यानी सम को शो कर रहा है। तो यानी ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दे रहा है और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है, यानी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं OP कोई वेक्टर हो गया ए वेक्टर और OP के हेड से OX पर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर हो गया और ये A2 वेक्टर हो गया जो ए वेक्टर का कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा मेरा A2 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। और अगर हम लोग A1 वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 वेक्टर इक्वल टू AX I कैप। यहाँ I कैप A1 वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है एंड AX उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और हम लोग A2 वेक्टर को लिख सकते हैं, ये J कैप Y डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है एंड AY A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ से हम लोग A वेक्टर को लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। अब मान लेते हैं कि X एक्सिस के साथ A वेक्टर कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके लिख सकते हैं। जैसे cos को AX इक्वल टू A cos थीटा, यानी जैसे अगर हम लोग लिखे cos थीटा बराबर B/H, तो यानी ए वेक्टर का मॉड बाय ए वेक्टर का मॉड, और A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया AX एंड ए वेक्टर का मॉड हो गया A। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AX इक्वल टू A cos थीटा और AY इक्वल टू A sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ए वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर इक्वल टू AX के जगह पे A cos थीटा I कैप एंड A sin थीटा J कैप। तो ए वेक्टर मेरा हो गया A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। यानी ए वेक्टर को हम लोग AX I कैप AY J कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर
ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमको यहाँ से अगर हमको ए एक्स एंड ए वाई पता है, यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है और वाई कंपोनेंट पता है, तो हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ए एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा। तो अगर हमको थीटा पता है और ए पता है तो हम लोग ए एक्स एंड ए वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर हमको ए एक्स एंड ए वाई पता है तो हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ए की ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर को यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ए इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू ए वाई बाई ए एक्स। अगर हमको ए वाई एंड ए एक्स का वैल्यू पता है तो यहाँ से हमको टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। और थीटा इजकल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। अब हम लोग एनालिटिकल मेथड का बात करेंगे, जिसमें किसी वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर से कैसे ऐड किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कोई एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर इजकल टू 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप एंड कोई दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर इजकल टू 3 आई कैप 0 जे कैप एंड 6 के कैप। एनालिटिकल मेथड में जो सेम कंपोनेंट होते हैं, यानी जो x डायरेक्शन में होते हैं या जो y डायरेक्शन में होते हैं एंड और जो z डायरेक्शन में होते हैं, तो एक ही डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इसको हम लोग सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 प्लस 3 6 आई कैप और ये 4 प्लस 0 4 जे कैप एंड 5 प्लस 6 11 के कैप। तो ये हो गया मेरा एनालिटिकल मेथड। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा मेरा इसका स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो इस तरह से किसी वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा उनका हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे और फिर उस पर एक रूट लगाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर है और उसके बीच जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे दो वेक्टर हो गया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है थीटा, एंड ये कोई वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है और आर वेक्टर ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं एस पॉइंट से पी एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है या परपेंडिकुलर डाला जाता है। हम लोग फिगर से देखते हैं बी वेक्टर एंड पी एस वेक्टर इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा एंड ये मेरा पी एन हो जाएगा बी कॉस थीटा। अगर हमको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है यानी ओ एस कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ एस इजकल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। तो ओ एन हो जाएगा मेरा ए पी एन यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एन एस के जगह पे हम लोग लिखेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर का अगर हम लोग कॉमन लें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है यानी अल्फा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू पी बाई बी यानी एन एस बाई ओ एन। तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा एंड ओ एन हो जाएगा मेरा ओ पी प्लस पी एन यानी ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा एंड ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर हमको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल पता है यानी अगर थीटा पता है एंड बी पता है और ए पता है तो हम लोग यहाँ से tan अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कोई मोटर बोट है जिसका वेलोसिटी वी है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट का जो डायरेक्शन है यानी जल की धारा का जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ के ईस्ट में। तो हमको निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यहाँ से हम लोग इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर वी बी हो गया एंड दूसरा वेक्टर बी सी हो गया, तो यहाँ पे ये मेरा एंगल बना 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। तो हम लोग सिंपल फार्मूला का यूज करेंगे कर सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग वी बी को ए वेक्टर मान लें एंड और वी सी को अगर हम लोग और BC को अगर हम लोग बी वेक्टर मान ले, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 BC कॉस 120 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा मेरा VB का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 100 और ये हो जाएगा हमारा -250। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा 725 माइनस 250 आर इक्वल टू इतना, और ये हो जाएगा 5, तो आर हो जाएगा मेरा आर इक्वल टू √475। इसका अप्रॉक्स में लगभग वैल्यू आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक बॉय है जो स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, और कुछ समय बाद क्या होता है हवाएं भी चलने लगती है, तो उसका स्पीड दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है कि वो बॉय अपना अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में यानी वर्टिकल से कितना एंगल पे वो अम्ब्रेला को होल्ड करे जिससे वो रेन से बच सके, यानी हमको रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये हो गया वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेन
एंड ये हो गया वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये मान लेते हैं कि ये थीटा बन रहा है या एंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग इसके पैरेलल एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, एंड बी हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा इक्वल टू VW दिया हुआ है मेरा 12 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये थीटा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 12/35, और ये हो जाएगा मेरा अप्रोक्सीमेट 19 डिग्री। इस बच्चे को अम्ब्रेला को वर्टिकल से 19 डिग्री पर होल्ड करना पड़ेगा, जिससे ये भीगने से बच जाए। तो स्टूडेंट्स, मोशन इन ए प्लेन पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर आज डिस्कस किए। अब हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त या भाई बहन को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपके दोस्त या आपके भाई बहन को इसका फ़ायदा मिल सके। और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और जिससे आपका रिस्पांस हमको मिलता रहे, जिससे हम इसको और अधिक से अधिक अच्छा या बेहतर करने की और कोशिश करते रहें। थैंक यू।